गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे और दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा नंबर सिस्टम फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। तो दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं अच्छे से। और अब हमारा थर्ड चैप्टर दैट इज अवर इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, राइट। कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, इन दोनों चैप्टर्स के, इन दोनों टॉपिक्स के मिक्स्ड क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना। हर क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, उसका कंसेप्ट समझना है, उसके पीछे की जो थ्योरी है वो समझनी है। ठीक है, ताकि हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली परफॉर्म कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी कौन सा एलिमेंट काम में लेते हैं? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप हमारा 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप हमारा 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट होता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप आपकी 1 बिट को स्टोर करता है, 1 बिट को स्टोर करता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर आएगा ऑप्शन ए, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आपने सुना होगा, हमारे पास होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, एसआर, जेके, डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप जो सर्किट है वो 1 बिट आपकी स्टोर करता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ स्टोरेज इन द मेमोरी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा ऑप्शन ए। सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर हैज द हाईएस्ट स्पीड। हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले वास्टली अगर बात करूं, वाइडली अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास 2 टाइप्स हैं काउंटर्स के। एक तो है सिंक्रोनस, एक है असिंक्रोनस, राइट। तो अगर बात करूं इनिशियली मेरे पास 2 टाइप से काउंटर के, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस। इन दोनों में फर्क क्या है? सिंक्रोनस में, सिंक्रोनस की बात करूं, सिंक्रोनस में जितने भी फ्लिप फ्लॉप आप काम में लोगे सबको एक साथ क्लॉक मिलेगी। एक साथ क्लॉक मिलने का मतलब है एक साथ एक्टिवेट होंगे। सर ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, देखो इधर वापस देखो। सिक्वेंशियल में होता क्या है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो आपके फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। और कोई भी फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप जब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक कि उसको क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी। यानी कि जब क्लॉक पल्स ट्रिगर्ड करेगी, क्लॉक पल्स जब एक्टिवेट करेगी, तभी जाके आपका मेमोरी एलिमेंट, तभी जाके आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, वर्क करता है, आउटपुट देता है। ये बात समझ में आई? सिक्वेंशियल में आपके पास मेन की पॉइंट है दैट इज फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप आपका वो एलिमेंट है जो कि आपका वर्क करेगा, आउटपुट देगा, जब उसको क्लॉक पल्स के थ्रू क्या मिलेगा? एक्टिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स के काउंटर मैंने बात की, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर हैं जिनमें कि हर मेमोरी एलिमेंट को एक साथ क्लॉक मिलेगी। एक साथ क्लॉक मिलने का मतलब है एक साथ एक्टिवेशन मिलेगा। एक साथ एक्टिवेशन मिलने का मतलब है एक साथ वर्क करेंगे। एक साथ वर्क करने का मतलब है एक साथ आउटपुट मिलेगा, एक साथ आउटपुट मिलेगा। ये बात कर रहा हूं मैं सिंक्रोनस काउंटर्स की। असिंक्रोनस काउंटर्स, सेकंड साइड, असिंक्रोनस काउंटर्स में होता क्या है, एक काउंटर को, एक फ्लिप फ्लॉप को, असिंक्रोनस काउंटर में एक फ्लिप फ्लॉप को इनिशियली हम एक बार क्लॉक देंगे। एक काउंटर, एक फ्लिप फ्लॉप को आपने क्लॉक पल्स दी, अगला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको मिलेगी पहले वाले के आउटपुट से, अगले को पहले वाले। यानी कि इन शॉर्ट असिंक्रोनस काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे सबको अलग अलग क्लॉक पल्स मिलती है। अलग अलग क्लॉक पल्स का मतलब है अलग अलग टाइम पे मिलेगी, अलग अलग टाइम का मतलब है अलग अलग टाइम पे वो एक्टिवेट होंगे। अलग अलग टाइम पे जब एक्टिवेट होंगे तो अलग अलग टाइम पे आउटपुट मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट बात करूं तो सिंक्रोनस काउंटर में आपके पास एक साथ क्लॉक, एक साथ आउटपुट, यानी कि फास्ट आउटपुट देगा, स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होगी। असिंक्रोनस में धीरे धीरे पहले एक एक्टिवेट होगा, फिर अगला होगा, फिर अगला होगा, यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड स्लो है। तो दैट्स व्हाई अगर हम बात करें तो इनिशियली आपके पास सिंक्रोनस, असिंक्रोनस में सिंक्रोनस काउंटर्स की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर्स की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू असिंक्रोनस काउंटर्स। ठीक है,
यहां पर भी अगर मैं आपको और समझाऊं इसको, देखो ये कोई भी हमारे फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। सपोज मैंने मान लिया ए और बी है ना, ए बी कोई आपका फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। ठीक है, तो जब सिंक्रोनस की बात करेंगे, दैट इज द क्लॉक इनपुट टर्मिनल। ये आपका क्लॉक इनपुट टर्मिनल होता है फ्लिप फ्लॉप का, दैट इज द क्लॉक इनपुट टर्मिनल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक इनपुट टर्मिनल, तो ये आपका होगा सिंक्रोनस, दैट इज योर सिंक्रोनस सर्किट। सिंक्रोनस है ना। असिंक्रोनस में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं पहले दोनों में ना। क्लॉक दी आपने, इसको डायरेक्ट दी, इसको मिलेगी पहले वाले के आउटपुट से, इसको मिलेगी पहले वाले के आउटपुट से। अंतर समझ में आया। ऊपर तो आप सबको एक साथ क्लॉक दे रहे हो, साइमल्टेनियसली सबको क्लॉक दे रहे हो। साइमल्टेनियसली सबको क्लॉक देने का मतलब है एक साथ एक्टिवेट, एक साथ आउटपुट देंगे, बात खत्म, ठीक है। असिंक्रोनस में आप क्लॉक सिर्फ एक को दे रहे हो, बाकी को मिलेगी पहले वाले के आउटपुट से। यानी कि जब इसको क्लॉक दोगे ये एक्टिवेट होगा, आउटपुट देगा, उसके आउटपुट के बेसिस पे ये एक्टिवेट होगा, फिर ये वर्क करेगा, आउटपुट देगा, उसके बेसिस पे ये, यानी कि टाइम लगेगा। यहां पर तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? दैट्स व्हाई असिंक्रोनस काउंटर की स्पीड स्लो होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। अभी इस पर बात करेंगे, पहले एक बार ये बना लो, ठीक है, ताकि आपके माइंड में भी हमेशा क्लियर रहे कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का कंसेप्ट क्या है। तो ये बेसिक बात बताइए मैंने, बिल्कुल बेसिक, नोट कर लो एक बार इसको। हो गया। अब देखो, हमारे पास जो काउंटर्स होते हैं, स्पीड ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग मैनर, स्पीड ऑर्डर इन डिक्रीजिंग मैनर, काउंटर्स का सबसे ज्यादा स्पीड होती है आपके रिंग काउंटर की, फिर होती है स्पीड जॉनसन रिंग काउंटर की, फिर स्पीड होती है आपकी सिंक्रोनस पैरेलल काउंटर की, फिर होती है सिंक्रोनस सीरीज काउंटर की, और फिर लास्ट में आता है आपका रिपल काउंटर, ठीक है। रिपल काउंटर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मैनर, यानी कि सबसे ज्यादा। और आप ध्यान देंगे ये चारों होते हैं आपके सिंक्रोनस काउंटर, ये चारों आपके सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में आते हैं, और ये वाला आपका असिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में आता है। रिंग काउंटर, जॉनसन रिंग काउंटर, सिंक्रोनस पैरेलल, सिंक्रोनस सीरीज, ये चारों काउंटर आपके सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में आते हैं, और रिपल काउंटर आपका असिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में आता है। तो यही क्वेश्चन नहीं, कोई और भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो अब दिक्कत नहीं आएगी। पांचों नाम आपके पास में है, ये काउंटर्स आपके पास होते हैं। सबसे ज्यादा स्पीड रिंग काउंटर की, फिर जॉनसन रिंग काउंटर, सिंक्रोनस पैरेलल, सिंक्रोनस सीरीज, और लास्ट में रिपल काउंटर। रिपल काउंटर आपका असिंक्रोनस है, ये चारों सिंक्रोनस है। तो ऑब्वियस ही बात है, सिंक्रोनस पहले आएंगे फिर असिंक्रोनस आएगा। नोट करो उसको, फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस में दिया है और कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे हमारे। स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर हैज द हाईएस्ट स्पीड? हाईएस्ट स्पीड असिंक्रोनस काउंटर की सबसे लोएस्ट होती है, सिंक्रोनस काउंटर की हाईएस्ट होती है, क्योंकि असिंक्रोनस और रिपल ये तो सेम ही बात है ना। असिंक्रोनस रिपल, रिपल आपका असिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में ही होता है, तो ए और सी ऑप्शन तो सेम है, सिंक्रोनस की हाईएस्ट स्पीड होगी और इन सब की कम होती है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड का आंसर ऑप्शन बी। थर्ड वन, द सर्किट यूज्ड फॉर पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन। पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन के लिए हम काम में लेते हैं मल्टीप्लेक्सर, मक्स। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं ये मक्स है आपका, मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, ये किसी और क्वेश्चन का डायग्राम है पर यहीं से मैं समझा देता हूं आपको। तो मल्टीप्लेक्सर में होता है कि बहुत सारे इनपुट आप डाल रहे हैं, यानी कि पैरेलल में बहुत सारे इनपुट डाले और आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सीरीज, सिंगल आउटपुट मिलेगा। यानी कि बहुत सारे पैरेलल में आपने दिए इनपुट और आउटपुट में आपको एक सीरीज में सारे आउटपुट मिलेंगे, यानी कि पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन कौन कर रहा है? आपका मल्टीप्लेक्सर कर रहा है। डी मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होता है, सिंगल इनपुट होगा, मल्टीपल आउटपुट्स होंगे। ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो डीमक्स क्या करेगा? सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन, सीरीज में आपके पास इनपुट आ रहा है उसको पैरेलली ब्रेक कर देगा आउटपुट्स में, राइट। तो मल्टीप्लेक्सर पैरेलल में आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं उनको सीरीज में कन्वर्ट करेगा, और डीमल्टीप्लेक्सर सीरीज में इनपुट आ रहा है उसको पैरेलल के आउटपुट्स में ब्रेक करेगा। यानी कि पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन मल्टीप्लेक्सर, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, फोर्थ, What are the gates needed to make a half adder circuit? हाफ एडर सर्किट बनाने के लिए कौन से गेट्स चाहिए होते हैं? हाफ एडर सर्किट बनाने के लिए कौन से गेट्स चाहिए होते हैं? एक बार इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। हाफ एडर, ए और बी आपके पास दो इनपुट है, ए और बी दो इनपुट हैं, सम और कैरी आउटपुट है। ए और बी दो इनपुट हैं, सम और कैरी आउटपुट है। ट्रुथ टेबल फॉर्म करेंगे। हाफ एडर ऐड करेगा तो जो एडिशन की बात करते हैं तो दो आउटपुट्स आते हैं हमारे पास, सम आता है और कैरी आता है। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो दो आउटपुट्स होते हैं हमारे पास, एक सम आता है और एक कैरी आता है, राइट। तो यहां पर आप देखोगे हाफ एडर में जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 प्लस 0 सम 0 कैरी नहीं आया 0, 0 प्लस 1 सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 0 सम 1 कैरी, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1। अर्थमेटिक में 1 प्लस 1 0 कैरी 1 होता है, राइट। आई बात समझ में? यहां पर आपके पास दो आउटपुट्स हैं, यहां पर आपके पास दो आउटपुट हैं, यहां पर आपके पास दो आउटपुट्स हैं, सम एंड कैरी। तो सम क्या होगा आपका? सम के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा तो यहां देखूंगा ए बार बी प्लस ए बी बार आ जाएगा ना। एसओपी में लिख रहा हूं A0 ए बार, B1 बी, ए बी 0 बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट इज ए एक्स और बी। तो सम आउटपुट तो क्या आ रहा है? ए एक्स और बी आ रहा है। कैरी आउटपुट, कैरी क्या आएगा? ये रहा, कैरी पे 1 कहां मिल रहा है? 1 1 पे, 1 1 का मतलब ए डॉट बी। तो हाफ एडर सर्किट है, ए और बी इनपुट हैं, दो आउटपुट हैं सम और कैरी। ट्रुथ टेबल हमने बनाई, वहां से पता लगा कि सम आ रहा है आपके पास ए एक्स और बी, कैरी आ रहा है ए डॉट बी। यानी कि हाफ एडर के ध्यान रखने दो आउटपुट सम, दैट इज ए एक्स और बी, दोनों इनपुट का एक्स और सेकंड आउटपुट आपका कैरी, दैट इज ए डॉट बी, दोनों इनपुट्स का एंड। एक बार पहले इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और क्या उसका आंसर होगा। नोट करें पहले एक बार इसको, हाफ एडर के कंसेप्ट को। दो इनपुट ए बी, और बेसिकली ए जो इनपुट है इनको हम बोलते हैं ऑगेंड, और बी जो इनपुट है इसको हम बोलते हैं एडेंड।
ए हमारा ऑगेंड है, बी एडेंट है। ऑगेंड एडेंट, दो इनपुट दो आउटपुट, आउटपुट सम और कैरी, 0 + 0 0, कैरी 0, 0 + 1 1, कैरी 0, 1 + 0 1, कैरी 0, 1 + 1 0, कैरी 1। अब हम अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक में 1 + 1 0, कैरी 1 होता है, बुलियन में 1 + 1 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा था क्वेश्चन और क्या उसका आंसर बनने वाला है। कंप्लीट। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, what are the gates needed to make a half adder circuit। हाफ एडर सर्किट बनाने के लिए कौन से गेट चाहिए? तो हाफ एडर के लिए हमने देखा सम के लिए ए एक्सॉर बी यानी कि एक्सॉर गेट चाहिए, कैरी के लिए क्या चाहिए, ए डॉट बी यानी कि, तो यहां से चाहिए हमको एक्सॉर और यहां से चाहिए हमको एंड, यानी कि हाफ एडर सर्किट बनाने के लिए एक्सॉर और एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। एक्सॉर और एंड गेट की जरूरत पड़ेगी यानी कि ऑप्शन ए। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। हाफ एडर बनाने के लिए एक्सॉर और एंड गेट की जरूरत पड़ने वाली है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बोलो कहां दिक्कत, आगे बात समझ में? तो हमने यहाँ कंसेप्ट समझा, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। इस क्वेश्चन का हो सकता है वापस बाद में काम आए। हाफ एडर का सम ए एक्सॉर बी, कैरी ए डॉट बी। क्लियर? तो फोर्थ का आंसर ऑप्शन ए। फिफ्थ वन कंसिडर सर्किट द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट क्यू प्लस क्या होगी इस सर्किट के लिए? यहां पर हमको दिया है एस आर फ्लिप फ्लॉप, यहां पर हमको दिया है एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्या दिया है आपको? एस आर फ्लिप फ्लॉप। चेक करें, देखो यहां पर कुछ चीज हम नोट कर लेते हैं, फिर हम हमारे सॉल्यूशन पे देखेंगे। यहां पर आप देखोगे S इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये Q है, क्या ना, QN बोलते हैं इसको, QN। ठीक है, तो क्या आ रहा है, P X नॉर QN का बार, P X नॉर QN का बार दैट इज इक्वल टू P X और QN बोल दूं क्या, P X नॉट QN का बार दैट इज इक्वल टू P X और QN बोल दूं क्या। R क्या आ रहा है, ये वाला, यानी कि P X नॉट QN का बार। R क्या आ रहा है, P X नॉट QN का बार आ रहा है। ठीक है, तो S आ रहा है P X और QN, R आ रहा है, सॉरी बार नहीं होगा, P X नॉट QN है ना, R आ रहा है P X नॉट QN। S आ गया P X और QN और R आ गया P X नॉट QN। ठीक है, बस ये याद रखना है, बाकी सर्किट हम देखते हैं बाकी सॉल्यूशन में। S था P X और QN और R था P X नॉट QN। ठीक है, देखो इधर P QN S R QN प्लस 1, या फिर हम जिसको Q प्लस बोल रहे हैं। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। S क्या है, एक्सॉर, एक्सॉर के लिए पता है सेम पर 0 देगा, कॉम्प्लीमेंट पे 1 देगा, राइट, फटाफट से लिख दिया। R क्या है, P X नॉट QN, P X नॉट QN, X नॉट है इन दोनों का, सेम पर 1 देगा, कॉम्प्लीमेंट पर 0 देगा, सेम पर 1 कॉम्प्लीमेंट पर 0। जब हम SR फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, जब हम SR फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो उसकी ट्रुथ टेबल होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए। 0 0 पे देता है QN, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 और 1 1 पे इनवैलिड। तो SR की जो ट्रुथ टेबल है उसमें 0 0 पे मिलता है QN, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 और 1 1 पे आपका इनवैलिड ही होता है। ठीक है, यहां पर देखो SR 0 1 पे क्या देगा, 0, SR 1 0 पे 1, SR 1 0 पे 1, SR 0 1 पर
SR 01 पर 0 आएगा क्या? बोलो कोई दिक्कत? हमने क्वेश्चन के डायग्राम से ये इक्वेशन लिखी, P और QN के बीच में ये बनाया, S आपका होता है इन दोनों का एक्सोर, एक्सोर के लिए मेरे को पता है सेम पर 0 देगा, कॉम्प्लीमेंट पे 1 लिख दिया। R क्या है? इन दोनों का एक्सनोर, सेम पर 1 देगा, कॉम्प्लीमेंट पे 0 लिख दिया। QN प्लस 1 क्या होगा? QN प्लस 1 यहां से मैं देखा SR फ्लिप फ्लॉप के लिए, SR फ्लिप फ्लॉप के लिए ये टेबल होती है। इसके लिए मैंने देखा 0 0 पे 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1, 0 1 पे 0, ठीक है, होगा ये। अब इसके बाद आपको Qn प्लस 1 बताना है P और Qn की टर्म्स में, P और Q की टर्म्स में। तो P और Q की टर्म्स में अगर आप देखोगे, भूल जाओ उसको, P और Q की टर्म्स में 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इनपुट पे 1 दे रहा है, सेम पर 0 दे रहा है, यानी कि P XOR Qn होगा, P XOR Qn होगा। होगा क्या? Qn प्लस 1 की इक्वेशन 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, यानी कि सेम पर 0, कॉम्प्लीमेंट पे 1, तो ये एक्सोर करता है, यानी कि इन दोनों का एक्सोर देगा। तो Q प्लस की इक्वेशन आ रही है P XOR Qn, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक बार पहले क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं क्या पूछ रहा है, और फिर हम वापस से सॉल्यूशन को देख लेंगे नोट करने के लिए अगर आपको चाहिए तो देखो यहां पर Q प्लस की इक्वेशन पूछ रहा है, आंसर P XOR Q, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। देखो वापस सॉल्यूशन देख लो एक बार। S इज इक्वल टू P प्लस QN आ रहा था, ये था P और QN लिया, इसके अकॉर्डिंग SR की वैल्यू आई, SR फ्लिप फ्लॉप के लिए ये हमको पता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने Q प्लस लिख दिया। Q प्लस के लिए जो इक्वेशन करूंगा P और QN के बेसिस पे, तो एक्सोर बनता है, यानी कि P XOR QN आने वाला है। नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया नोट? अब देखो एक बात, ये तो सॉल्यूशन पूरा समझाने के लिए था, छोटा सॉल्यूशन SR फ्लिप फ्लॉप दिया है, उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होती है, दैट इज QL प्लस 1 इज इक्वल टू QL प्लस 1, यानी कि जो Q प्लस बोल रहा है वो, दैट इज इक्वल टू S प्लस R बार QN। इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। S की वैल्यू क्या थी? P XOR Q। R की वैल्यू क्या थी? P XNOR Q, और ये Q है, तो ये P XOR Q बन गया। P XNOR Q होता है इंटू Q, P XOR Q, राइट। या फिर आप सिंपल सा ऐसा समझें, ये आ गया, ये A है, ये A है, ये B है। A प्लस ए बी क्या होता है? A होता है। A प्लस ए बी क्या होता है? A होता है। तो A क्या है यहाँ पर? P XOR Q। आंसर क्या आ जाएगा? तो ये सबसे आसान आपके लिए मेथड है कि डायरेक्टली SR की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होती है S प्लस R बार QN, और मेरे को दे रखा है S की वैल्यू P XOR QN, तो P XOR QN पुट की, R की वैल्यू दे रखी है P XOR QN, P XOR QN पुट की, उसका बाद P XOR Q हो जाएगा। इसको A माना, ये A, ये B, A प्लस ए बी हमको पता है A होता है, तो P XOR Q आपका आंसर खत्म। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझने के लिए मैंने बताया था। बाकी इजीएस्ट वे ये है, अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो, इक्वेशन अगर याद है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, राइट। तो अगर हम नोट कर लो एक बार इसको, फिर चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो आपको फ्लिप फ्लॉप की टेबल, देखो दो चीजें याद रखनी है, हर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हर फ्लिप फ्लॉप की
ट्रुथ टेबल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलो ये भी मैं बता देता हूं आपको। जीरो जीरो पे क्यू एन, 0 1 ये आपका इनवैलिड है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी होती है Qn plus 1 is equals to S plus R bar Qn. That is for the SR flip flop. That is for the SR flip flop. Right? For the JK, क्योंकि कंसेप्ट बार बार जरूरत पड़ेगी तो मैं एक बार में आपको बता देता हूं ताकि आप लोग याद रखें इस चीजों को। फॉर द JK ट्रुथ टेबल, जीरो जीरो पे Qn, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे Qn bar. That is also called toggle. That is called hold. That is called reset. That is called set. है ना? Hold the output Qn, reset 0, set 1, toggle Qn bar. And the characteristic equation for the JK flip flop, that is Qn plus 1 is equals to JQn bar plus K bar Qn, JQn bar plus K bar Qn. Characteristic equation for the JK flip flop is JQn bar plus K bar Qn. Table is 0 0 पे Qn, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे Qn bar, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हमेशा। जब भी आप सिक्वेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये बेसिक चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। नोट करते जाएं, जल्दी से नोट करते जाएं। डी फ्लिप फ्लॉप, नोट करने का मतलब है स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। डी फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल सिंगल इनपुट होता है, सिंगल इनपुट होता है। 0 पे 0, 1 पे 1, 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, यानी कि सेम इनपुट ही आउटपुट पे आता है, यानी कि आउटपुट फॉलोज द इनपुट। इसके लिए एक वर्ड हम एक टर्म काम में लेते हैं, आउटपुट फॉलोज द इनपुट। आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। फॉर द डी फ्लिप फ्लॉप 0 दिया इनपुट तो आउटपुट 0, 1 दिया है तो आउटपुट 1, Qn plus 1 is equals to D, output follows the input for the D flip flop. And for the T flip flop, जीरो पे 1, 1 पे 0, 0 पे 1, 1, 0 पे 1 देगा, 1 पर 0 देगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन T XOR Qn, T XOR Qn, सॉरी 0 पे Qn, 1 पे Qn बार ना, 1 पे टॉगल करेगा, 0 पे होल्ड करेगा, 1 पे टॉगल करेगा। इक्वेशन होती है Qn plus 1 is equals to T XOR Qn, that is for the T फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरीके से चारों फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने टेबल बनाई, तो टेबल लिखी और इक्वेशन लिखी, है ना। तो ये चारों इक्वेशन और टेबल आपको याद होने चाहिए। समराइज अगर मैं करूं याद रखने का सिंपल सा तरीका देखो इधर, ट्रुथ टेबल याद रखने का सबसे सिंपल तरीका 0 0 0 1 1 0 1 1, जेके की याद कर लो बस,
बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। 0 0 पे क्यू एन, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे क्यू एन बार। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एस आर की है। 0 0 पे क्यू एन देता है, 0 1 पे 0 देता है, 1 0 पे 1, 1 1 पे इनवैलिड होता है, वो काम नहीं आता इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ध्यान से देखोगे तो ये डी है। 0 पे 0, 1 पे 1, सिंगल इनपुट होता है। 0 पे 0, 1 पे 1। ध्यान से देखोगे तो ये टी है। 0 पे क्यू एन, 1 पे क्यू एन बार, 0 पे क्यू एन, 1 पे क्यू एन बार। तो एक टेबल याद कीजिए जेके की, और उससे आपकी सारी ट्रुथ टेबल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। आप कोई से भी कैसे भी याद करें, पर याद होना कंपलसरी है, माने आप इसके बिना क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी सिक्वेंशियल के। तो ये आपके दिमाग में हमेशा फिट रहना चाहिए कि किसी भी आपसे फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल आपसे पूछ ले तो आपको पता हो। एक तरीका ये भी है याद रखने का, ये एस आर, ये डी, 0 पे 0, 1 पे 1, 0 पे क्यू एन, 1 पे क्यू एन बार, ये आपका टी, और ये पूरा आपका जे के है। ठीक है, इक्वेशन की बात करूं तो ये वापस देख लेते हैं। एस आर के लिए एस प्लस आर बार क्यू एन, जेके के लिए जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, डी के लिए क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी, और टी के लिए टी एक्सॉर क्यू एन। तो ये इक्वेशंस होती हैं फॉर द फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। वापस आते हैं क्वेश्चन पर, वापस आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसका आंसर था आपका ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर देखिए, ये इनपुट्स हैं, सिलेक्शन लाइन है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर की अगर मैं जनरल बात करूं तो आउटपुट के लिए आपका एक एक्सप्रेशन होता है S1 बार S0 बार इंटू आई नॉट, S1 बार S0 इंटू I1, S1 S0 बार इंटू I2, S1 S0 इंटू I3, S1 S0 बार इंटू I0, S1 बार S0 इंटू I1, S1 S0 बार इंटू I2, S1 S0 इंटू I3। ये इक्वेशंस होती हैं, है ना। ये एक्सप्रेशन होता है आउटपुट के लिए। बस वैल्यूज पुट करते जाओ, वैल्यूज पुट करते। S1 A बार B बार, I0 क्या है C है, S1 का बार A बार, S0 B, I1 क्या है C है, S1 S0 बार S1 S0 बार, I2 C बार, S1 S0 I3 A बार B बार C, A बार B C, A B बार C बार, A B C बार। यहां से आप ध्यान से देखोगे इन दोनों टर्म्स में से A बार C कॉमन आ जाएगा क्या, A बार C कॉमन आएगा तो B प्लस B बार बचेगा, बचेगा। इन दोनों टर्म्स की बात करूंगा, ये मैंने इसके लिए किया था, है ना, ठीक है। इन दोनों टर्म्स की बात करूंगा तो यहां से AC बार कॉमन आएगा, आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। AC बार कॉमन, B प्लस B बार, B प्लस B बार 1, B प्लस B बार 1 क्या दे देगा, A बार C प्लस AC बार। A बार C प्लस AC बार क्या होता है, A एक्सॉर C होता है। A बार C प्लस AC बार क्या होता है, A एक्सॉर C। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। S1 बार S0 बार I0, S1 बार S0 I1, S1 S0 बार I2, S1 S0 I3। बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी होती हैं और इसको सॉल्व करना होता है बूलियन के थ्रू, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई बात समझ में, नोट करो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक काउंटर है जो कि 000 से स्टार्ट हुआ, है ना, फिर क्लॉक पल्स अप्लाई की होगी, क्लॉक पल्स अप्लाई होंगी तभी एक्टिवेट होगा, तभी वर्क करेगा, है ना, सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है। सम टाइम लेटर द क्लॉक पल्स आर रिमूव्ड एंड द काउंटर फीड्स 0। क्या कह रहा है, एक काउंटर है जो कि 0000 से स्टार्ट हुआ, कब, जब क्लॉक पल्स अप्लाइड नहीं थी। क्लॉक पल्स अप्लाइड की तो काउंटर आगे एक्टिवेट होगा, रीड करता जाएगा, है ना।
16 क्लॉक पल्स के बाद मॉड 16 का मतलब है हर 16 क्लॉक पल्स के बाद सेम कंटेंट आएगा क्या? वापस बता रहा हूं, पूरा रिपीट कर रहा हूं। इनिशियली आपके पास काउंटर 0 0 0 0 इनिशियल स्टेट में है, क्लॉक पल्स अप्लाइड किया यानी कि एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा? टिप्पल 0 1 कर देगा, +1 करता जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। 15 पे 1 1 1 आएगा, 16 पे 0 0 0 वापस आ गया। ठीक है, अभी हम इस पे आएंगे, पहले देखते हैं। तो 0 0 0 से 1 1 1 कितनी स्टेट हो गई? 16। 16 स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स हम एक वर्ड काम में, दैट इज मॉड, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? 16 है। तो कितना काउंटर हो गया? मॉड 16 काउंटर हो गया। कितना हो गया? मॉड 16 काउंटर हो गया। मॉड 16 काउंटर का मतलब है हर 16 क्लॉक के बाद, बहुत ध्यान सुनना, मॉड 16 काउंटर का मतलब है हर 16 क्लॉक के बाद आपके पास सेम कंटेंट रिपीट होगा। हर 16 क्लॉक के बाद सेम कंटेंट आएगा। देखो इधर, क्लॉक 0 पे 0 0 था, 16 क्लॉक यहां तक हो गई, वापिस से सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है। हर 16 क्लॉक के पास क्या आएगा? सेम कंटेंट आएगा। आगे बात समझ में, अब ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है कि काउंटर को क्लॉक पल्स हटा दी गई और काउंटर ने रीड के 0 0 1 1। तो ये पूछ रहा है कि काउंटर ने 0 0 1 1 कितनी क्लॉक पल्स पे रीड किया होगा, ये मेरे को बताना है कि काउंटर ने 0 0 1 1 कितनी क्लॉक पे रीड किया होगा। ध्यान से देखो, काउंटर रीड कर रहा है 0 0 1 1 कब? थर्ड क्लॉक पे। कब? थर्ड पे। वापस कब करेगा? वापस कब करेगा? आपका कंटेंट यहां पर हर 16 क्लॉक के बाद सेम आ रहा है, तो वापस से 3 कब आएगा? वापस से 3 कब आएगा? वापस से 3 कब मिलेगा? 16 पे के बाद, यानी कि 19th पल्स पे। वापस से 3 कब मिलेगा? वापस से 3 कब मिलेगा? 19 प्लस 16 यानी कि 35 पे। वापस से 3 कब मिलेगा? 51 पर, यानी कि हर 16 क्लॉक पल्स के बाद आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो पहली बार 3 मिलेगा 3 पर, फिर 3 मिलेगा 19 पर, फिर 3 मिलेगा 35 पर, फिर 3 मिलेगा 51 पर। तो यानी कि इसने ये नहीं बोला पहली बार कब है, ये बोल रहा है कुछ टाइम बाद क्लॉक पल्स रिमूव कर दी गई और काउंटर ने रीड के 0 0 1 1। तो हो सकता है पहली बार हो सकता है दूसरी बार हो सकता है तीसरी साइकिल चल रही हो सकता है फोर्थ साइकिल चल रही हो। आ रही बात समझ में? ये साइकिल्स कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो हो सकता है फर्स्ट साइकिल में थर्ड क्लॉक होगी, सेकंड साइकिल में आपका 19th क्लॉक पे, थर्ड साइकिल में आपका 35th क्लॉक पे, फोर्थ साइकिल में 51 पर। तो क्या पता कौन सी साइकिल है? तो थर्ड पे भी आ सकता है, 35 पे भी आ सकता है, 51 पे भी आ सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? एनी वन ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में हम जनरली गलती करके आ जाते हैं। 3 पहला ऑप्शन होता है, 3 आसानी से दिख जाता है, हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर सारे ही पॉसिबल है, ऑप्शन डी होने वाला है, ऑप्शन डी होने वाला है। बात आई क्या समझ में? नोट करो एक बार, मॉड 16, जितना मॉड होगा उतनी पल्स के बाद आपके पास सेम कंटेंट मिलेगा। कोई कंटेंट अगर आपको देखना है वापस कितनी क्लॉक के बाद आएगा, तो उसका मॉड कैलकुलेट कर लो। जितना मॉड होगा उतनी क्लॉक के बाद वापस सेम कंटेंट मिलेगा। तो यहां पर बस ये पूछ रहा है कि 0 0 1 1 कितनी क्लॉक के बाद मिलने वाला। तो पहली बार 3 पे मिलेगा, हो सकता है दूसरी बार में देखा हो सकता है तीसरी बार में मैंने क्लॉक पल्स बंद की हो सकता है चौथी बार में मैंने क्लॉक पल्स बंद की हो। तो हम देखेंगे 3 कब मिलेगा पॉसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी 3 पर, दूसरी पॉसिबिलिटी 19th क्लॉक पर, थर्ड पॉसिबिलिटी थर्ड क्लॉक पे, 19th क्लॉक पे, 35th क्लॉक पे और 53rd क्लॉक पे। ये पॉसिबिलिटीज हैं, सॉरी 51 है ना, 51 ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो इनमें से देखूंगा सारी पॉसिबिलिटीज हैं ऑप्शन में, तो मेरा आंसर आएगा डी, एनी वन ऑफ देम। कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। आई बात समझ में? नोट करें एक बार, इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। नोट करें एक बार इसको। ठीक है, 8th क्वेश्चन। Assume that the counter is holding the count
अज्यूम करना है कि काउंटर ने होल्ड कर रखा है 0100. व्हाट विल बी द काउंट आफ्टर 27 क्लॉक पल्सेस? व्हाट विल बी द काउंट आफ्टर 27 क्लॉक पल्सेस? काउंटर ने होल्ड कर रखा है 01001. ठीक है, 01001 +1 चलेगा. इस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा, चलेगा. फोर्थ पे 1101, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110. 10th क्लॉक पे 111, 11th क्लॉक पे 000, 12th क्लॉक पे 0001, 13 पे 0010, 14 पे 0011, 15 पे 0100, 16 पे 0101. राइट? कहीं से भी स्टार्ट हो, ऐसा नहीं कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा. ध्यान सुनना, ऐसा नहीं कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा 15 तक जाएगा. 5 से स्टार्ट किया, कोई बात नहीं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5. आ रही बात समझ में? साइकिल वही चलेगा, साइकिल वही चलेगा. 15 के बाद वापस से 0. तो इनिशियली 0101 है, वापस कब आएगा? क्योंकि मॉड 16 है, ये मॉड 16 है, तो वापस से 0101 आपको मिलने वाला है 16 क्लॉक पे. वापस से 0101 आपको मिलने वाला है 16 क्लॉक पर, यानी कि हर 16 क्लॉक पल्स के बाद. आ रही है बात समझ में? राइट? तो आप देखें, वो पूछ रहा है 27th क्लॉक के बाद. राइट? आई थिंक यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं. 27th क्लॉक के बाद काउंट क्या होने वाला है ना? 27th क्लॉक के बाद काउंट क्या होने वाला है? तो आप देखें, मॉड 16 है, 16 पल्स पे ये आएगा, वापस ये आएगा 32 पे, वापस 32 पे ये आएगा क्या? 16 पल्स पे आ रहा है 5, ये 5 है ना? 32 पे क्या आएगा? क्योंकि मॉड 16 है तो हर 16 क्लॉक के बाद सेम, तो 32 पे भी क्या आएगा? 5 आएगा. यानी कि 32 क्लॉक पे क्या आएगा आपके पास? 5 आने वाला है. 27 पूछ रहा है, 27 का मतलब -5 करना है, -5 करना है. तो -5 करना चालू करो. 5 आ चुका, -5 करूंगा. 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. यानी कि 27th क्लॉक पे क्या मिलेगा आपको? 0, 0, 0 मिलेगा. या आप इसको इस तरीके से समझ लें, 11th क्लॉक पे आपके पास क्या आ रहा है? 0, 0, 0 आ रहा है. वापस कब मिलेगा? +16, यानी कि 27th क्लॉक पे. आ रही बात समझ में? ये वापस कब मिलेगा? +16, क्योंकि मॉड 16 है, +16 यानी 27 क्लॉक पे. या जो मैंने कंसेप्ट समझाया वो समझे. 16 पे 0101 आ रहा है, वापस आएगा 32 पे, यानी कि 32 पे क्या मिला आपको? 5 मिला. 32 पे 5 मिला, बट मेरे को 27 देखना था, तो मेरे को क्या 5 स्टेट पीछे जाना पड़ेगा. पीछे जाना चालू करो 5 बार. 4, 5 से नीचे जाऊंगा. 4, 3, 2, 1, 0. तो 27 पे क्या है आपके पास? 0, 0, 0 आया. यानी कि मेरा आंसर होगा 0101 से था 27 क्लॉक पे हमको मिलेगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी 0, 0, 0, 0. क्लियर है? 27 क्लॉक पे. अगर 32 पूछता तो मेरा आंसर क्या होता? 0101. 32 पूछता तो मेरा आंसर क्या होता? 0101. 28 पूछता तो मेरा आंसर होता 0001. 28 पूछता तो मेरा आंसर क्या होता? 0001. 26 पूछता 26 तो मेरा आंसर होता 1111. वो टेबल देख के आपको ये सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी. इनिशियली हो सकता है क्योंकि सिक्वेंशियल थोड़ा सा टफ होता है तो इनिशियल दिक्कत आती है, पर जो मैं बात बोल रहा हूं उसको लिंक करते जाओ टेबल के साथ में. आप जो मैं चीज बोल रहा हूं, मॉड का मतलब है हर उतनी क्लॉक के बाद वापस आपको सेम कंटेंट मिलने वाला है.
राइट। तो किसी भी क्लॉक पे अगर कैलकुलेशन करनी है तो आप मॉड पकड़ लो, और मॉड पकड़ने के बाद सेम क्लॉक पे देख लो क्या आपके पास आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो 8th का आंसर आएगा ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन, मॉड 6 काउंटर है, 10 किलोहर्ट्ज आपकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी एमएसबी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मॉड या एन, डिवाइड बाय मॉड या एन, मॉड ही लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 किलोहर्ट्ज, डिवाइड करना है किससे मॉड 16 से, तो 10 किलोहर्ट्ज बाय 16, 10 किलोहर्ट्ज बाय 16 दैट इज 625 हर्ट्ज। सॉल्व करोगे 10 किलोहर्ट्ज बाय 16 दैट इज 625 हर्ट्ज। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ध्यान रखनी है इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मॉड यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दैट काउंटर। तो मॉड 16 आपको दे रखा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज दे रखी है, तो 10 किलोहर्ट्ज बाय 16 करूंगा, सॉल्व करूंगा, 625 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो 9th का आंसर आएगा ऑप्शन ए 625 हर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज है, 10 किलोहर्ट्ज का मतलब ये आ गया, और 16 तो 100 बाय 16 आपका होता है 6.25, 6.25 इंटू 100 दैट इज 625 हर्ट्ज, 625 हर्ट्ज। क्लियर? नेक्स्ट वन, 10th क्वेश्चन, a certain JK flip-flop has propagation delay of 12 nanosecond। प्रोपोगेशन डिले हमने पढ़ा था जितना टाइम डिले लगता है इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलने में, 12 नैनोसेकंड। व्हाट इज द लार्जेस्ट मॉड काउंटर? लार्जेस्ट मॉड काउंटर क्या बन सकता है? जब आपके पास फ्लिप फ्लॉप हो दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस फ्लिप फ्लॉप एंड स्टिल ऑपरेटेड अप टू 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो जाए और आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप का जो डिले है वो 12 नैनोसेकंड हो, तो कितना लार्जेस्ट मॉड आपके पास बन सकता है वो हमको यहां पर देखना होता है, वो हमको यहां पर देखना होता है। तो उसका एक सिंपल सा वही जो हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है जो टी होता है क्लॉक टाइम दैट इज एनटीपीडी, वो होता है एनटीपीडी। जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, एन क्या है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एन क्या है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट इज एनटीपीडी। एफ क्या होता है आपका 1/t होता है, एफ क्या होता है आपका 1/t होता है। तो यहां पर आप फॉर्मूला पुट करें, अपन इसको ब्लैंक स्क्रीन पर ले लेते हैं, दिस वन, टी क्लॉक टाइम आपके पास होता है एनटीपीडी, राइट, जहां पर एन है आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, एन है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। एफ होता है 1/t, एफ होता है 1/t, ये हमको पता है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला पुट करूं एफ इज इक्वल टू 1/NTPD, 1/NTPD होगा, ठीक है। एन पता करना है 1/f इंटू टीपीडी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। ये एफ की वैल्यू दे रखी है 10, एफ की वैल्यू दे रखी है 10 मेगाहर्ट्ज और ये है आपका 12 नैनो सेकेंड, ठीक है। एफ की वैल्यू 10, एफ की वैल्यू है आपकी 10 मेगाहर्ट्ज, 10⁻⁶, राइट, और टीपीडी है आपका 12 नैनो सेकेंड, 10⁻⁹, ठीक है, 12 इंटू 10⁻⁻। सॉल्व करेंगे इसको, n इज इक्वल टू 1/12 इंटू 10⁻², 10⁻² होगा क्या -2, सॉरी, राइट, -2, वो 7 हो जाएगा, वो -9 है, 2, 120, ठीक है। तो n आपके पास आ जाएगा 1/100, दैट इज 100/12, 100/12 दैट इज इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग है ना,
8 पॉइंट समथिंग आएगा आपका ना, 8.33 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ रही है 8.33, n की वैल्यू कितनी आ रही है 8.33 अराउंड, राइट। आ रहा है ये, आ रहा है ये। आई बात समझ में। t इज इक्वल टू एन टीपीडी, तो n ये क्या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। तो जो आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 8 दैट इज 256। तो मॉड 256 तक का मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ऑपरेट कर सकता हूं बाय यूजिंग दीज कंडीशंस, राइट। सबसे पहले वापस से t इज इक्वल टू एन टीपीडी, n आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, f1/t होता है, और यहां पर t क्या है एन टीपीडी, n हो जाएगा 1/f इंटू टीपीडी, f की वैल्यू 10 मेगाहर्ट्ज, टीपीडी 12 नैनोसेकंड पुट कर दिया, सॉल्व किया तो 100/12 आएगा दैट इज 8.33, यानी कि n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8 है। नंबर ऑफ स्टेट्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 n होता है, n इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इस n की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2/8, 2/8 मींस 256, यानी कि जो हम मॉड बना सकते हैं, जो हम मॉड बना सकते हैं दैट इज मैक्सिमम 256। आपके ऑप्शन में है 256, तो यहां पर आंसर आएगा 256, मॉड 256, मॉड 256 तक का हम काउंटर बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस टीपीडी एंड दिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। वापस से अगर देखना है, नोट करना है तो उसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह बार बार काम में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, नोट कर लो उसको जल्दी से। ओके नोट, कोई कंफ्यूजन। 10 मेगाहर्ट्ज था, मेगाहर्ट्ज का मतलब 10⁻⁶, नैनोसेकंड का मतलब -9। कंप्लीट। तो जो 10th क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर आ गया 256। क्लियर यहां तक का। तो हमने 10th क्वेश्चन कर लिए हैं। 11th क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर। इसका कंसेप्ट हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़िएगा इसको पूरा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, मेरे नंबर आप लोगों के पास हैं, आप लोग मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। वापस कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सारे सब्जेक्ट और सारे चैप्टर सब कुछ आसान है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना लगातार। दैट्स वाई ये प्रैक्टिस बैच बेनिफिशियल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सब कुछ पढ़ रखा है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से अगर बात करूँ ऑनेस्टी के साथ, तो आप लोगों को अगर मैं 10,000 क्वेश्चन दे दूँ सॉल्व करने को, आप नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। आप कहीं ना कहीं किसी एंड पे जाके उन चीज़ों को मिस करना चालू कर देंगे। बट वही 10,000 क्वेश्चन जब हम यहाँ पर क्लास में कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन आपका यहाँ भी हो रहा है और आप हर क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस भी करोगे। तो 10,000 क्वेश्चन जब दिमाग में फिट हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वैरायटी, क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो इसके बाहर से फिर कुछ आने का चांस ही नहीं बचता है ना। दैट्स वाई ये बेनिफिशियल है। तो बहुत आराम से आप इनको, इन चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को लेना है। बहुत सारे कंसेप्ट हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, सिक्वेंशियल के, कॉम्बिनेशन के, और इवन नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है जो हमको डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।